में समताप मंडल तक करवा दिया था। आगे हम मध्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य मंडल क्या होता है? यह मंडल की तीसरी परत होती है। ये मध्य मंडल की तीसरी परत होती है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। सबसे नीचे कौन सा हुआ? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल में आपको क्या देखने को मिला था? यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगी, कोई बादल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को ओजोन परत मिलेगी देखने को। और हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे अच्छा आदर्श जगह कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है। आगे मध्य मंडल के बारे में बोल रहा है कि यह तीसरी मंडल होती है जो समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर ऊंचाई तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, और ये आ गया आपका मध्य मंडल। ये हो गया 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत पर आने के बाद जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष में उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तो वो इसी परत में आकर क्या करते हैं? जल जाते हैं। बहिर्मंडल क्या होता है? बहिर्मंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। आयन मंडल जो है वो किसका भाग होता है? वायुमंडल का। तो आपको ध्यान रखना है कि आयन मंडल कहाँ हो जाएगा? वायुमंडल में। लेकिन ओजोन गैस की लेयर कहाँ होगी? समताप मंडल में। आयन मंडल कहाँ से? 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक स्थित होता है। जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ये सब किस परत में होती है? तो ये आयन मंडल पे होता है। यहाँ पे दिया रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे द्वारा पुनः पृथ्वी का परावर्तन करते हैं। ये पुनः पृथ्वी तक परावर्तन करता है। तो इसलिए ये वायु जितने भी रेडियो संचार वगैरह है ये सब किस मंडल में आपको मिलेगा? तो वायुमंडल में। आगे पढ़ते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या होता है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती है। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यहाँ अंतरिक्ष में क्या होता है? तैरते रहती है। आगे दिया हुआ है कि मौसम और जलवायु के बारे में हम लोग को देखना है कि मौसम और जलवायु क्या है। ठीक है। हम लोगों ने पांचों परत के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगा? आप सुबह सुबह उठ के बता सकते हैं कि क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? क्या धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य अनुमान लगाते सुना है कि यदि हम कल्पना करें कि हमारे शरीर एक रेडियो अगर हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसका स्पीकर, तो मौसम क्या है? जो इसे नियंत्रित बटन से छेड़छाड़ करता रहता है। तो कह रहा है कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जो मौसम होती है, मौसम ये क्या होती है? प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति के बारे में बताता है। आर्द्र एवं गर्म वर्षा किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र एवं गर्म वर्षा होती है। आप लोग देखो गर्मी के दिनों में कितना चिपचिप सा मन हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अच्छा हवादार मौसम हमें कितना आनंद आता है। अगर ठंडी ठंडी हवा चले तो कितना मज़ा आता है। और हमें घूमने की हम लोग क्या करते हैं? घूमने का योजना बनाते, सोचते वाह कितना अच्छा बारिश हो रही है, कितना अच्छा हवा चल रहा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो ये मौसम पे हमारा दिमाग भी क्या होता है? मस्तिष्क भी डिपेंड करने लगता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। किंतु मौसम क्या होता है? नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। लेकिन दीर्घकाल दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। दीर्घकाल मतलब क्या? कि लगभग 20 से 25 वर्षों का मौसम देखा जाएगा और उससे अनुमान लगाया जाएगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन का घटना बताया जाएगा तो जलवायु। लेकिन दीर्घकाल की घटना दिन प्रतिदिन का घटना बताया जाएगा तो मौसम। और दीर्घकाल के लिए जैसे 20 वर्ष 25 वर्ष का औसत मौसम निकाला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? जलवायु। क्या आप समझ गए कि मौसम को दैनिक पूर्वानुमान क्यों कहते हैं? तो आप बता सकते, सुबह आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा बादल जैसा मौसम हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आज दोपहर तक
तक या शाम तक बारिश ज़रूर होगी। अगर आप सुबह उठे और देखिए कि सूरज भगवान बहुत तेज़ी से निकले हुए, बहुत तेज़ लाइट आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आज बहुत गर्मी होने वाली है। तो मौसम का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो जलवायु है उसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। अब कह रहे हैं क्या यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, यहाँ पे पढ़ते हैं कि यह आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवें भाग का केवल 1 भाग है। अगर 2 अरबवां भाग सूर्य का है तो पृथ्वी क्या है, 1 भाग उसका ही गर्मी प्राप्त करती है। समझ लीजिए, अगर आपके पास 2 अरब रुपया है तो उसमें से सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए किसी को, तो वो क्या हो जाएगा, 1 भाग। ठीक है। अब तापमान क्या होता है, तापमान के बारे में पढ़ते हैं। तो तापमान किसे कहते हैं, तो तापमान देखते हैं। तो कह रहा है कि आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलते, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलते हैं। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। जो गर्मी का मौसम होता है शीत ऋतु की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है। आतपन क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विकिरण को प्रभावित करता है। आपतन क्या होता है कि यह महत्वपूर्ण कारक है जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है, उसको क्या बोलते हैं, आतपन बोलते हैं। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसका तापमान घटते जाता है। फिर घटते जाता है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, घटते जाता है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ देखिए, तापमापी क्या होता है, तापमान को मापता है। वायु दाब मापी क्या होता है, वायु दाब को मापता है, तो इसको वायु दाब मापी। वर्षा मापने वाले को वर्षा मापी। वात दिग मतलब पवन की दिशा दर्शाने वालों को क्या बोलते हैं, वात दिग्दर्शी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। जो तापमान को मापते हैं उसकी मानक इकाई क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढका हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगर का तापमान बहुत अधिक है। दिन के समय में ऐसा फ्लैट से बनी सड़क एवं धातु और कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाती है, जो रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है, और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगर का तापमान बढ़ जाता है। ये जो नगरों में इतनी गर्मी क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े भवन है। दिन में जो सूर्य का तापमान है वो क्या कर रहे हैं, रोक के रख लेते हैं, और रात के समय इसे मुक्त करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या गर्म महसूस होता है। जबकि गांव का आप देखेंगे तो गांव में आप लोगों को बहुत खुला खेत ये सब मिलेगा, खुला खेत मिल जाएगा, मैदान, और बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। तो यहाँ का जो मौसम होगा अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडा होगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगला वीडियो अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।